हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सेवा समाप्ति पर पारा शिक्षकों ने किया कड़ा विरोध। कहा 50 वर्ष की उम्र में कहाँ जाएं, बैंक से लोन भी ले रखा है। झारखंड सरकार ने राज्य भर के 12 शिक्षक की सेवाएं समाप्त कर दी है, जिससे हजारों शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। इस फैसले के विरोध में पारा शिक्षक संगठनों ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। पारा शिक्षक संघ और अन्य संगठनों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। पारा शिक्षकों ने सरकार के समक्ष कुछ प्रमुख मांगें रखी है, जिनमें अस्थायी नियुक्ति और वेतनमान की बहाली प्रमुख है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने इस कदम को फर्जी प्रमाण पत्र से जोड़ा है, लेकिन शिक्षक संगठनों ने इससे शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। पारा शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से कम वेतन और अस्थायी नौकरी के हालात में काम कर रहे थे और अब सरकार ने बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उनकी सेवाएं समाप्त कर दी है। इस मुद्दे पर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। शिक्षकों ने कहा कि 50 से 52 वर्ष की आयु में वे कहां जाएंगे। कुछ शिक्षकों ने बैंक से लोन भी ले रखा है, अब इसे कौन चुकाएगा। उन्हें मजदूरों से भी कम मानदेय दिया गया। कहा कि 2 बार उनके प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन कराया गया। इसके बाद सरकार का ये रवैया समझ से परे है। शिक्षक संघ ने साफ किया कि यदि सरकार ने उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर झारखंड में अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग जारी किए दिशा निर्देश। देश के कई राज्यों में कोविड-19 के नए वेरिएंट J1N1 के केस मिलने के बाद झारखंड में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। एहतियात के तौर पर राज्य में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि झारखंड में अभी तक इस नए वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि झारखंड के लोगों में कोविड के प्रति अच्छी इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1 जनवरी से 19 मई तक देश भर में कोविड-19 के 257 नए केस सामने आए हैं। इसमें से 164 मामले 12 मई के बाद दर्ज किए गए हैं। मंत्रालय का कहना है कि ज़्यादातर मामले में लक्षण हल्के और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की कि सावधानी बरतें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में मास्क पहनें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। जेपीएससी रिजल्ट का छात्र संगठनों ने आरक्षण प्रक्रिया पर उठाए सवाल। हाईकोर्ट जाने की दी चेतावनी। छात्र संगठनों के लंबे आंदोलन और राज्य भवन के निर्देश के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने बीते दिनों जेपीएससी 11वीं से 13वीं तक की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दी। आयोग ने इस परिणाम में कुल 864 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया। हालांकि अब एक बार फिर से इस परिणाम को लेकर विवाद गहराने के आसार नजर आ रहे हैं। जिन छात्र संगठनों और अभ्यर्थी ने पहले रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल जैसे आंदोलन किए थे, अब वही लोग इस घोषित परिणाम के विरोध में फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही एक बार फिर सड़कों पर उतरने और जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और अन्य श्रेणी को आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। लेकिन जेपीएससी ने इस रिजल्ट को सपाट और अपारदर्शी तरीके से जारी किया है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि क्या आरक्षित वर्गों को निर्धारित कोटा और 2.5 गुना अनुपात के अनुसार इंटरव्यू में बुलाया गया या नहीं। देवेंद्र नाथ महतो ने आरोप लगाया कि जेपीएससी एक बार फिर घोटाले की ओर बढ़ रही है और आशंका जताई जा रही है कि झारखंड के अभ्यर्थी इस इंटरव्यू प्रक्रिया से वंचित रह सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सीट बेचने की प्रक्रिया की तैयारी फिर से शुरू हो चुकी है। ओम बिरला ने जमशेदपुर से दिया बड़ा संदेश। अब भारत मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को जमशेदपुर में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 75वीं वर्षगांठ प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम के अवसर पर देशवासियों को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, देश को विकसित करना है तो पूरे देशवासियों को मिलकर काम करना होगा। अपने संबोधन में ओम बिरला ने आतंकवाद के खिलाफ भारत को सख्त नीति का जिक्र करते हुए कहा, भारत अब नया भारत है। जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देगा उससे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश को सुरक्षित करना चाहते हैं।
उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हो रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत स्टार्टअप और नई तकनीक के साथ हथियार भी बना रहा। पहले हम लोग हथियार मांगते थे, आज हम खुद बना रहे हैं। हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं और दुनिया को दिखा देंगे कि हम सबसे मजबूत हैं। गिरिडीह धनबाद मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, 2 चालक समेत 10 मवेशियों की मौत। गिरिडीह में रविवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दोनों वाहनों के चालक की मौत के साथ 10 मवेशी की भी जान चली गई। यह घटना ताराटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग पर स्थित मोहलीडीह नदी के समीप हुई है। मृतकों में एक की पहचान उमेश कुमार दास के तौर पर हुई है, जो मुस्तफिल थाना इलाके के लेदा का रहने वाला था। उमेश सीमेंट लेकर द्वार पहरी आ रहा था। वहीं दूसरे मृत चालक की पहचान नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान जब शव को सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब मृतक के परिजन ने डांडीडीह के पास सड़क जाम कर दिया। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद जाम हटा लिया गया। बताया जाता है कि मवेशियों को लेकर जा रहे मालवाहक की भिड़ंत विपरीत दिशा से आ रही सीमेंट लदी ट्रक से हो गई। भिड़ंत जोरदार थी। दोनों वाहनों की टक्कर के बाद हुई आवाज सुनकर ग्रामीण जुटे तो देखा कि दोनों वाहनों के चालक की मौत हो गई है, जबकि कई मवेशी भी मर गए हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर विवाद, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने रांची डीसी और निगम प्रशासक को भेजा समन। सिरमटोली मेकन फ्लाईओवर के रैंप निर्माण को लेकर उपजे विवाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक्शन लिया है। आयोग ने नगर विकास विभाग सह पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह को समन जारी किया है। आयोग ने इन अधिकारियों को 29 मई 2025 गुरुवार को दोपहर 2 बजे नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह विवाद तब सामने आया जब केंद्रीय सरना समिति और चौधरी सरना समिति की ओर से 4 मई को NCST के सदस्य डॉक्टर आशा लाकड़ा को शिकायत पत्र सौंपा गया। इसमें कहा गया कि फ्लाईओवर के रैंप निर्माण के कारण सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल के संरक्षण पर खतरा मंडरा रहा। इस शिकायत पर NCST ने राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी को 13 मई को श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था। हालांकि 12 मई को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के सचिव कृपानंद झा ने आयोग को सूचित किया कि अपरिहार्य कारणों से बैठक आयोजित नहीं हो सकेगी। रांची के फर्नीचर दुकान में भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी, लाखों का नुकसान। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित एक फर्नीचर दुकान में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। आग की लपेटें इतनी तेजी के साथ दुकान में फैली कि जब तक दमकल के वाहन मौके पर पहुंचते पूरी दुकान जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल के वाहनों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। आग किन वजह से लगी इसका पता लगाया जा रहा। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। रविवार होने की वजह से दुकान पूरी तरह बंद थी। कुछ लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, तभी अचानक दुकान से धुआं निकलने लगा। थोड़ी देर में आग की ऊंची ऊंची लपेटें उठने लगी। तब जाकर लोगों को पता चला कि आग लगी है। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक हर तरफ आग फैल गई और आग की लपेटें पूरे दुकान में फैल गई। रांची में बकरी चोरों की धुनाई, गुस्साए लोगों ने कार को भी तोड़फोड़ कर दिया बर्बाद। राजधानी रांची के सुखदेव नगर इलाके में रविवार को बकरी चोरी की सामत आ गई। बकरी चोरी करते हुए चोर रंगे हाथ पकड़े जाने पर भीड़ ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। हालांकि चोर के कुछ साथी भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। गुस्साए लोगों ने मौके पर खड़ी चोरों की कार को निशाना बनाया और उसे तोड़फोड़ कर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। झारखंड में बकरी चुराने के दौरान पकड़े जाने पर अक्सर भीड़ चोरों के साथ बेहद कड़ाई से पेश आती है, लेकिन इसके बावजूद बकरी चोर अपनी आदतों से बाज नहीं आते। ताज़ा मामला रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र का है। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में बकरी चोरी के आरोप में एक युवक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। घटना स्थल पर जिसे मौका मिला उसने चोर पर अपना हाथ साफ कर लिया। गनीमत रही कि पुलिस की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची और चोर को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गई।
सरवनी मेला में सभी श्रद्धालुओं का इलाज होगा मुफ्त, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सरवनी मेला को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ धाम में आने वाले हर श्रद्धालु का इलाज पूरी तरह मुफ्त होगा और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट पर रहेगा। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, बाबा नगरी से मेरा रिश्ता बहुत गहरा है। यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं मेरा बचपन बीता और यहीं मैंने सेवा का महत्व सीखा। आज जब मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनने का अवसर मिला है तो यह सिर्फ एक पद नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरवनी मेला के दौरान स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला मुस्तैद रहेगा। श्रद्धालुओं की सेहत, सुविधा और सुरक्षा उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि एक एक श्रद्धालु की सेवा में पूरा विभाग समर्पित रहेगा। बतख देखने गए 2 मासूम बच्चे डोभा में गिरे, डूबने से मौत। घर के बाहर खेलने के क्रम में बतख देखने को उत्सुक 2 मासूम बच्चों की डोभा में डूबने से मौत हो गई। घटना पूर्वी सिंहभूम कोवाली थाना क्षेत्र के फूलझरी गांव में घटी है। मृतक बच्चों की पहचान रश्मिता सरदार और आशीष सरदार के रूप में की गई है। दोनों चचेरे भाई बहन थे। दोनों बच्चों की मौत से गांव में कोहराम मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार फूलझारी गांव निवासी संजीत सरदार की बेटी रश्मिता सरदार और उनके छोटे भाई राजेश सरदार का पुत्र आशीष सरदार दोनों एक साथ दोपहर को घर के पास खेल रहे थे। इसी समय बच्चों की मां घर में खाना बना रही थी। दोनों बच्चे खेलते खेलते बतख देखने से थोड़ी दूर डोभा के पास चले गए। इसकी जानकारी किसी को नहीं हुई। इसी दौरान दोनों बच्चे डोभा में गिर गए और डूब गए। कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने दोनों बच्चों को डोभा में देखा। मामले की जानकारी परिजनों को दी गई। इसके बाद दोनों बच्चों को पानी से निकालकर तारा सेवा सदन लाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों गुमला में बिजली की तार की चपेट में आने से व्यक्ति समेत 2 बैलों की मौत। गुमला जिला के घाघरा थाना क्षेत्र के इटकिरी नवाडी गांव में बिजली तार की चपेट में आने से नवाडी निवासी 45 वर्षीय बुधमुन उरांव व 2 बैल की मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी सूरत मुनि देवी ने बताया कि रविवार के अहले सुबह बुधमन खेत में हल जोतने के लिए अपने दोनों बैलों को लेकर जा रहा था। इसी दौरान बिजली का तार सड़क में टूटकर गिरा हुआ था, जिसकी चपेट में दोनों मवेशी आ गए। दोनों मवेशी को तड़पता हुआ देख मवेशी को बचाने के लिए बुधमन भी सामने आ गया तो करंट ने उसे भी अपने चपेट में ले लिया। इससे बुधमन व दोनों मवेशी की घटनास्थल पर मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि गांव में जितने भी तार लगे हैं सभी पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। यदि जल्द उसे मरम्मत नहीं कराया गया तो आने वाले समय में घटना की संभावना बनी रहेगी। घटना के बाद बिजली विभाग व घाघरा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। घाघरा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में बिजली विभाग के एसडीओ कर्मा उरांव से पूछने पर उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिली है। विभाग के द्वारा जो भी मुआवजा का प्रावधान है पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मिले, इसके लिए हम सभी काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा। रांची में अड्डाबाजी के खिलाफ बड़ा अभियान, 50 से ज़्यादा पकड़े गए, सबका हुआ सत्यापन। राजधानी रांची में सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ कई अन्य जगहों पर रात के समय अड्डेबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ शनिवार की रात को बड़ा अभियान चलाया गया। डीआईजी सह एसएसपी रांची के निर्देश पर चलाए गए अभियान की वजह से राजधानी में अड्डेबाजी करने वालों में हड़कंप मच गया। डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने अड्डेबाजी को लेकर मोबाइल नंबर साझा किया और आम लोगों से मोबाइल पर सूचना देने की अपील की। नंबर साझा करने के कुछ देर बाद ही उसका असर दिखने लगा। रांची के अलग अलग थाना क्षेत्रों से आम लोगों के फोन आने लगे और बाकायदा अड्डेबाजी की तस्वीर के साथ लोकेशन तक पुलिस के पास पहुंचने लगी। सूचना मिलने पर एसएसपी के निर्देश पर एक साथ शहर के हर थाना क्षेत्र में अड्डेबाजी करने वालों पर कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान मोहराबादी मैदान, करमटोली चौक के आसपास, बिरला मैदान, रिम्स के आसपास, डीआईजी मैदान, डोरांडा, लालपुर के लोअर वर्धमान कॉलोनी में एक साथ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई से हर तरफ हड़कंप मच गया है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला, दुमका डीआईजी ने 2 थाना प्रभारियों को किया निलंबित। संथाल परगना प्रमंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी अंबर लाकड़ा ने पुलिस कस्टडी में साइबर क्राइम के आरोपी मोहम्मद मिराज अंसारी के मौत के मामले में कार्रवाई की है।
डीआईजी ने सारठ और पालाजोरी के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई की पुष्टि डीआईजी अंबर लाकड़ा ने दी है। दरअसल 4 दिन पहले 21 मई को देवघर जिला के पालाजोरी थाना क्षेत्र के दुधानी गांव निवासी मिराज अंसारी को पुलिस ने साइबर क्राइम के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी में पालाजोरी थाना के साथ साथ सारठ थाना की पुलिस भी शामिल थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी मिराज अंसारी की तबीयत बिगड़ने लगी, तब पहले उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से उसे देवघर सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया। देवघर सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने मिराज को मृत घोषित कर दिया। दूसरे दिन 22 मई को मिराज के पुलिस अभिरक्षा में मौत के बाद दुधानी और आसपास गांव के रहने वाले काफ़ी लोगों ने पालाजोरी थाना में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। हंगामा करने वाले लोगों ने पथराव किया, सड़क जाम किया और पालाजोरी बाजार को भी बंद करा दिया। उनका आरोप था कि पुलिस की प्रताड़ना से मिराज की मौत हो गई। इस स्थिति से निपटने के लिए अगल बगल के थानों से अतिरिक्त बल मंगवाया गया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने भी बल प्रयोग करते हुए उपद्रवियों को खदेड़ दिया। काफ़ी देर तक हंगामा चलने के बाद स्थिति सामान्य हुई और बाजार खुले। मृतक मिराज के परिवार वालों और अन्य ग्रामीण पुलिस पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कोडरमा शहर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे का पहरा, अब पुलिस रखेगी अपराधियों पर पैनी नजर। कोडरमा झुमरी तिलैया शहर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जा रहा। कोडरमा पुलिस और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त प्रयास से शहर के 38 प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। उसका कंट्रोल यूनिट झंडा चौक स्थित पुलिस बीट में लगाया गया है। कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने संयुक्त रूप से सीसीटीवी कंट्रोल यूनिट का विधिवत उद्घाटन किया। शहर के 38 स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लग जाने से न सिर्फ अपराध पर नियंत्रण लगेगा, बल्कि अपराधियों की पहचान करते हुए उन्हें जल्द पकड़ा जा सकेगा। बता दें कि तकरीबन 10 साल पहले कोडरमा पुलिस की ओर से शहर के 4 प्रमुख स्थान महाराणा प्रताप चौक, सुभाष चौक, झंडा चौक और पूर्णिमा टॉकीज के पास कैमरे लगाए गए थे, जो कई सालों तक काम करने के बाद तमाम कैमरे खराब हो गए थे। बहरहाल कोडरमा पुलिस ने सामाजिक प्रयासों के जरिए शहर को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया है। रांची में कोरोना ने दी दस्तक, संक्रमित हुए शख्स का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्य और प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक लाल विजय सहदेव कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने रविवार को स्वयं सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी पुष्टि की है। एक बार फिर कोरोना वायरस अपना पांव पसार रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से मामले सामने आ रहे इस बीच 2025 में झारखंड की राजधानी रांची में यह मामला सामने आया है। सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर साझा की गई जानकारी में सहदेव ने लिखा, भारत में कल तक 257 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और मैं भी उसमें शामिल हूँ। 22 मई को जब मैं मुंबई से रांची आ रहा था, उसी दौरान फ्लाइट में मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं बेहोश हो गया। लाल विजय सहदेव ने बताया कि वे रांची लौटने के बाद कुछ फिल्मों का प्रीव्यू करने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वे यह कार्य नहीं कर सके। फिलहाल उनका इलाज रांची के प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में डॉक्टर मोहित नारायण की निगरानी में हो रहा। रघुवर दास ने कहा, झारखंड में हुआ 700 करोड़ का शराब घोटाला, आदिवासी क्षेत्र में शराब को बढ़ावा दे रही हेमंत सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार की शराब नीति पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शराब नीति में 700 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। पूर्व सीएम ने कहा कि 2022 में अगस्त महीने में हेमंत सरकार के 32 विधायक रायपुर में ठहरे थे। उसका बिल किसने दिया? शराब माफिया या हेमंत सरकार स्पष्ट करे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान झारखंड में नई शराब नीति पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार ने एक बार फिर माना कि उनके समय बनाई गई नियमावली वर्तमान सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की तुलना में ज़्यादा राज्यहित और जनहित में थे। उन्होंने कहा कि इसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनकी सरकार द्वारा 2018 में बनाई गई नीति ही सर्वश्रेष्ठ रही। रांची की सुरक्षा पर संकट, 2700 में से 1620 जवान वीआईपी ड्यूटी में, शहर के लिए बचे सिर्फ 1080। राजधानी रांची में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। इसके बावजूद पुलिस महकमे की ओर से कोई ठोस कार्रवाई या सख्त पहरेदारी नजर नहीं आती है। रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में सिपाहियों के कुल 3341 पद स्वीकृत हैं,
लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2700 जवान ही ड्यूटी पर हैं। इनमें से 1620 जवान वीआईपी ड्यूटी में लगाए गए हैं। इसका मतलब है कि महज 1080 जवान पूरे राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इन गिने चुने जवानों को चोरी, लूट, हत्या, अपहरण, दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों से निपटने के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर, 45 थानों की गश्त और पीसीआर पेट्रोलिंग का भी काम करना होता है। पीसीआर वाहनों की हालत यह है कि कहीं जवान गायब हैं तो कहीं पदाधिकारी। इस तरह की अव्यवस्था से साफ है कि शहर की सुरक्षा भगवान भरोसे है। नियमित पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही, अपराध की जांच समय पर नहीं हो पा रही, आरोपी खुलेआम घूम रहे, गिरफ्तारियों में देरी हो रही, पासपोर्ट व कैरेक्टर वेरिफिकेशन जैसे कामों में भी लंबा विलंब हो रहा। पुलिस कर्मियों को 10-12 घंटे लगातार ड्यूटी करनी पड़ रही। नकली दवाइयों पर लगेगी लगाम, क्यूआर कोड के बिना नहीं बिकेगी दवा। झारखंड सरकार ने नकली दवाइयों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने 300 महत्वपूर्ण दवाओं के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है, जिससे नकली दवाओं की पहचान आसानी से की जा सकेगी। मंत्री ने कहा कि अब स्वास्थ्य के नाम पर धंधा नहीं चलेगा, अब चलेगा कानून, जांच और जवाबदेही। क्यूआर कोड हर दवा की असली पहचान, निर्माता, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी तारीख की जानकारी देगा। इससे मरीजों को ठगने वालों की पहचान करना आसान होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली कोई दवा पाई गई तो दुकान का लाइसेंस तुरंत रद्द होगा। उन्होंने सभी मेडिकल दुकानों को साफ निर्देश किया कि वे बिना वैध डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप ना बेचे। मंत्री ने कहा कि कफ सिरप का दुरुपयोग कर युवा पीढ़ी को नष्ट किया जा रहा, जिसे हर हाल में रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी एक ही जगह पर वर्षों से जमे हैं वे व्यवस्था को सड़ा रहे और अब उनका तबादला होगा। सरकार जल्द ही दुमका, रांची, जमशेदपुर और पलामू में अत्याधुनिक फूड एवं मेडिसिन टेस्टिंग लैब स्थापित करेगी। इन लैब्स में दवाओं और खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी और उनकी गुणवत्ता की वैज्ञानिक पुष्टि की जाएगी। रांची में 3 नए वेंडर मार्केट होंगे विकसित, नगर निगम ने आरंभ की योजनागत प्रक्रिया। राजधानी रांची में सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर अनियमित रूप से दुकान लगाने वाले फुटपाथी दुकानदारों को सुव्यवस्थित करने की दिशा में रांची नगर निगम ने महत्वपूर्ण पहल की है। रांची नगर निगम के द्वारा शहर में 3 नए वेंडर मार्केट के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तैयार किया जा रहा है। नए प्रस्तावित वेंडर मार्केट का निर्माण चुटिया थाना क्षेत्र, लोयला मैदान और दिव्यान परिसर के पास किया जाएगा। इन जगहों पर फुटपाथी दुकानदारों को योजनाबद्ध रूप से स्थापित किया जाएगा, जिनसे न केवल व्यावसायिक गतिविधियां सुव्यवस्थित होगी बल्कि यातायात अवरोध की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। रांची नगर निगम का उद्देश्य न केवल शहरी सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना है बल्कि यातायात प्रबंधन को भी सुदृढ़ करना है। विगत में कराए गए एक व्यापक सर्वेक्षण में यह आकलन किया गया था कि नगर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में कितने फुटपाथी विक्रेता कार्यरत है। अब निगम उन्हें चिन्हित स्थानों पर स्थानांतरित कर समुचित ढांचा प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है। निर्धारित समय में नहीं हो सका निकाय चुनाव, राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति नहीं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया 4 महीने का समय 16 मई को पूरा हो गया। निर्धारित तिथि में राज्य सरकार चुनाव नहीं करा सकी। इसी बीच 24 मार्च को राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यालय भी पूरा हो गया। 25 मार्च से राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद भी खाली है। फिलहाल राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया ठप हो रही है। ट्रिपल टेस्ट पूरा, लेकिन तैयारियों पर लगा ब्रेक। राज्य के नगर निकाय चुनाव में आरक्षण निर्धारित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ट्रिपल टेस्ट पूरा कर लिया गया है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली रहने की वजह से चुनाव की तैयारियों पर ब्रेक लग गया है। आयोग द्वारा निकायों में मतदाता सूची के प्रकाशन, वार्डों और बूथों का गठन, इसकी की गई उपलब्धता जैसी चुनाव पूर्व तैयारी अधूरा रह गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के नहीं होने की वजह से जिलों में की गई तैयारियों की ना तो समीक्षा हो रही और ना ही कोई निर्देश दिया जा रहा। राज्य को उठाना पड़ रहा आर्थिक नुकसान। संविधान के 74वें संविधान में शहरी निकाय में चुनाव नहीं कराना स्थानीय निकायों को कमजोर करना माना जा रहा। बावजूद राज्य के 13 नगर निकायों में वर्ष 2024 से इन चुनाव लंबित है। वहीं 35 अन्य शहरी निकायों का कार्यकाल वर्ष
2023 के मार्च अप्रैल महीने में समाप्त हुआ था। उसके बाद से निकायों में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है। निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से राज्य सरकार को लगातार आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा। चुनाव में देरी के कारण वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिया जाने वाला अनुदान नहीं मिल पा रहा। झारखंड में पीएम आवास योजना के तहत 20 लाख से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य, 15 मई तक बढ़ी सर्वे तिथि। केंद्र सरकार की लाभकारी योजना में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 2 फेज मिलाकर लगभग 20 लाख से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के अनुसार पहले चरण में 5,28,350 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। भारत सरकार ने दूसरे चरण में झारखंड के लिए 14,83,757 बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक चयन के लिए हाउस होल्ड सर्वे की तिथि को बढ़ाकर 15 मई तक कर दी है। इससे पूर्व 30 अप्रैल तक इस सर्वे करने का निर्देश दिया गया था। इससे संबंधित जानकारी केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड सहित सभी राज्यों को भेज दी है। इस आलोक में भारत सरकार के निर्देश में सभी राज्यों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का हाउस होल्ड सर्वे तय समय में पूरा कर ले। इसके लिए योग्य लाभुक की सूची आवास प्लस मोबाइल एप्लीकेशन पर डालना है। इधर पीएम आवास योजना 2.0 शहरी के तहत भी इस साल 50,000 आवास बनाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम आवास योजना शहरी 2.0 योजना के अंतर्गत अगले 5 साल में झारखंड में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे। इसमें हर साल 50,000 आवास बनाए जाएंगे। मैया समान योजना की 5,46,000 महिलाओं के नाम सूची से हटेंगे। अप्रैल मई की राशि नहीं भेजी जाएगी। मैया समान योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दैनिक भास्कर में छपी विनय चतुर्वेदी की रिपोर्ट के अनुसार 5,46,000 महिलाओं के नाम लाभुक की सूची से हटा दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि जो अपात्र महिलाएं हैं, उन लोगों ने अब तक जरूरी कागजात जमा नहीं किए हैं, न ही बैंक खाते के आधार कार्ड से लिंक होने की जानकारी दी है। इन्हें अप्रैल और मई की राशि नहीं भेजी जाएगी। इनमें से करीब 2 लाख लाभुक का डेटा मिसमैच है। उन्हें जनवरी से मार्च तक का भुगतान भी नहीं दिया गया है। झारखंड सरकार ने यह साफ कर दिया कि योजना की राशि केवल उन लाभुक को ही दी जाएगी जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है। अब तक करीब 51 लाख ऐसी महिलाएं की पहचान हुई है जिन्हें पात्र लाभुक माना गया है। विभाग इनकी जिलावार सूची बना रहा। इन 51 लाख महिलाओं को भुगतान के लिए अलॉटमेंट जारी होने वाला है। योजना की शुरुआत में लाभुक को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा था। विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे बढ़ाकर 2,500 रुपये करने की घोषणा की थी। जिन जिन राज्यों में इस तरह की लाभकारी योजना महिलाओं के लिए चलाई जा रही, इससे सबसे ज़्यादा राशि झारखंड सरकार 18 से 50 साल की महिलाओं को दे रही है। दरअसल दिसंबर की राशि ट्रांसफर होने के बाद बड़ी संख्या में अपात्र लाभुक की बात सामने आई है। इसके बाद सभी जिलों में भौतिक सत्यापन हुआ। इसमें 43,85,000 लाभुक योग्य पाए गए। इनमें से 37,55,000 लाभुक के खाते ही आधार से लिंक थे। शेष 12,76,000 लाभुक को होल्ड कर रखा गया है। झारखंड में 45 असिस्टेंट जेलर और 1900 कक्षपालों की होगी नियुक्तियां। झारखंड के जेलों में स्टाफ की भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कारा विभाग जल्द ही 45 असिस्टेंट जेलर और 1900 कक्षपाल के पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी करेगा। इसके अलावा जिला बल, उत्पाद सिपाही और होमगार्ड के रिक्त पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुल मिलाकर लगभग 8,000 पुलिसकर्मी की बहाली एक साथ की जाएगी। कक्षपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में अभ्यर्थी को दौड़, शारीरिक दस्ता और लिखित परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। इस बार भर्ती प्रक्रिया को पहले से काफ़ी सरल किया गया है। विशेष रूप से दौड़ की दूरी को घटाया गया है और समय की सीमा को बढ़ाया गया है। पहले की भर्ती में 10 किलोमीटर की दौड़ होती थी, लेकिन अब पुरुष उम्मीदवारों को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में, जबकि महिला उम्मीदवारों को 10 मिनट में पूरी करनी होगी। गौरतलब है कि पिछली बार उत्पाद सिपाही की दौड़ के दौरान एक अभ्यर्थी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और आसान बनाने का निर्णय लिया गया। सभी नियुक्तियां अस्थायी आधार पर की जाएंगी, जिसमें होमगार्ड के पद भी शामिल है। वर्ष 2016 में जेलरों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार समेत अन्य प्रक्रियाएं हुई थी।
बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ने भाग लिया था, लेकिन मात्र 4 जेलरों की नियुक्ति की गई है। इसके बाद 8 वर्षों तक जेलर और असिस्टेंट जेलर की बहाली को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। वर्तमान में राज्य के 26 जेलों में जेलर का पद खाली है। वर्ष 2016 में 275 जेल सिपाही और कक्षपालों की बहाली हुई थी। बाद में 500 सेफ भूतपूर्व सैनिक को बहाल किया गया था। वर्तमान में राज्य भर में सेफ, जेल सिपाही और कक्षपालों को मिलाकर कुल लगभग 1000 कर्मी तैनात हैं। मंत्री का बड़ा फैसला, मानसून से पहले 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार की पहल। मानसून से पहले राहत की बड़ी पहल करते हुए झारखंड सरकार ने राज्य के 2,88,00,000 राशन कार्डधारी को जून, जुलाई और अगस्त तीनों महीने का राशन अग्रिम देने का ऐलान किया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया है, लेकिन राज्य सरकार की तत्परता ने इसे जमीन पर उतारने में निर्णायक भूमिका निभाई है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 1 जून से 30 जून तक 3 महीने के राशन वितरण का आदेश जारी किया है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। राज्य के खाद्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे गरीबों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता बताया। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन जी की सरकार गरीबों की सरकार है। हम जवाबदेही के साथ काम कर रहे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी लाभुक को राशन से वंचित न रहना पड़े। मंत्री ने साफ कहा कि वह खुद वितरण व्यवस्था की निगरानी करेंगे। इसके लिए सभी डीएसओ और एफसीआई अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई जा रही, जिसमें गोदामों की स्थिति, 3 महीने के अनाज का भंडारण, लॉजिस्टिक और क्वालिटी कंट्रोल जैसे बिंदुओं पर ठोस निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनाज की गुणवत्ता बनी रहे, वह सड़क गला न हो और हर जरूरतमंद को समय पर और पूरा राशन मिले। विभाग ने आपूर्ति श्रृंखला को पहले से ही सक्रिय कर दिया है, ताकि आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति में किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। रांची में खुलेगा सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय, जून से शुरू होगा काम। राजधानी रांची के छात्रों और सीबीएसई स्कूलों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब बोर्ड से जुड़े दस्तावेजों कामों के लिए पटना नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि रांची के पुंदाग में जल्द ही सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय खुलने जा रहा है। सीबीएसई द्वारा जारी आदेश के अनुसार उप सचिव रामवीर को रांची का क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह पुणे क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत थे। रांची में यह कार्यालय पुंदाग स्थित शालीमार बाग के पास एक अपार्टमेंट में खोला जाएगा। अभी वहां सौंदर्यीकरण का काम चल रहा। झारखंड में सीबीएसई से जुड़े 400 से ज़्यादा स्कूल हैं। क्षेत्रीय कार्यालय खुलने के बाद स्कूलों को संबद्धता, अपग्रेडेशन और अन्य दस्तावेज संबंधी कार्यों के लिए पटना के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब ये सभी काम रांची में पूरे हो सकेंगे। संभावना है कि जून के अंतिम सप्ताह से यह कार्यालय पूरी तरह से काम करना शुरू हो जाएगा। इसके लिए 43 पदों का सृजन भी किया जा रहा, ताकि कामकाज सुचारू रूप से चल सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।